हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी एम मैथ्स कॉर्नर। आज से हम 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 11th स्टैंडर्ड 11th का पार्ट 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें कितने यूनिट है और कौन कौन से यूनिट के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। केयरफुली सी हियर, ये 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है पार्ट 1 का मैथमेटिक्स। देयर आर टोटल 9 यूनिट्स। पहला यूनिट है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। कंपलसरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन 4 मार्क्स। चैप्टर 2 है ट्रिग्नोमेट्री 1। कंपलसरी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन, उसके लिए 6 मार्क्स। यूनिट नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री 2। कंपलसरी 6 मार्क्स है विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का यूनिट है। यूनिट नंबर 4 है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। कंपलसरी 7 मार्क्स के प्रॉब्लम इस पर पूछे जाएंगे और विथ ऑप्शन इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है 10 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 है स्ट्रेट लाइन। कंपलसरी मार्क्स है 4 और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इस पर पूछी जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 है सर्कल। कंपलसरी मार्क्स 3 है और विथ ऑप्शन 4 मार्क्स का ये यूनिट है। यूनिट नंबर 7 है कोनिक सेक्शन। उसके लिए कंपलसरी मार्क्स 6 है और विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के प्रॉब्लम उस पर पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 8 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। कंपलसरी 4 मार्क्स है उसके लिए और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के प्रॉब्लम इस पर पूछे जाएंगे। और लास्ट यूनिट है हमारा प्रोबेबिलिटी। कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम इस पर पूछे जाएंगे, जबकि विथ ऑप्शन ये यूनिट 6 मार्क्स का है। इस तरह से अगर हम ओवरऑल इसका एनालिसिस करें तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर ये कंपलसरी रहेगा, जबकि विथ ऑप्शन 56 मार्क्स के प्रॉब्लम इस पर पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड के एनुअल एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हियर। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले हमें देखते हैं व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टेड एंगल। कंसीडर द रे OA and rotate it in anti-clockwise direction such that it reach the position of ray OB. Then the angle so formed is known as directed angle AOB, like this. हमको क्या करना है, सबसे पहले रे OA सपोज करना है और रे OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करना है कि वो रे OB तक पहुँचे। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म होता है उसको कहते हैं डायरेक्टेड एंगल AOB। और डायरेक्टेड एंगल AOB को इस तरह से हम डिनोट करेंगे। पहले आपको एंगल का सिंबल लेना है, उस पर से एक आर्क लेना है, तो ये कहलाता है डायरेक्टेड एंगल AOB। लेफ्ट में जब रोटेट होगा, लेफ्ट में जब हम रोटेट करेंगे तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो राइट में रोटेट होता है इस तरह से तो उसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे, रे OA से। तो रे OA को हम कहते हैं इनिशियल आर्म या इनिशियल रे। और कहाँ पर हमने स्टॉप किए, रे OB पर। तो रे OB को कहते हैं हम टर्मिनल आर्म और टर्मिनल रे। इन अदर वर्ड्स एक और डेफिनेशन है डायरेक्टेड एंगल की। सी हियर, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज OA, OB। ये जो मैंने लिखा है इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ना, इट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज इट इज इन द फिक्स्ड ऑर्डर, यानी OA पहले होना OB बाद में होना, ये फिक्स ऑर्डर में है, इसलिए उसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज। OA इनिशियल रे है वो पहले आना चाहिए, OB टर्मिनल रे है वो बाद में आना चाहिए। टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ रे OB टू द पोजिशन ऑफ रे OB, यानी OA से स्टार्ट करके हमको रे OB तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीच होना है। तो OA इनिशियल आर्म कहलाएगा, OB टर्मिनल आर्म कहलाएगा। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज जब भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे हम डायरेक्टेड एंगल AOB एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस।
इफ द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एंगल AOB रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उस एंगल का मेजर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब किसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके अपोजिट, यानी जिस तरह से हमारी वॉल क्लॉक होती है उस तरह अगर उसको रोटेट करेंगे तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और द मेजर ऑफ एन एंगल विच रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसका मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं OA इनिशियल रे है, OB टर्मिनल रे है, और यहाँ पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये होगा डायरेक्टेड एंगल AOB और इसका मेजरमेंट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मेजरमेंट हमेशा क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पर देखिए OB इनिशियल आर्म है और OA टर्मिनल आर्म है। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसका मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये डायरेक्टेड एंगल BOA हो गए। तो यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल AOB और डायरेक्टेड एंगल BOA ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। डायरेक्टेड एंगल AOB विल बी पॉजिटिव एंड द मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल BOA विल बी निगेटिव। दोनों का मेजर सेम रहेगा, बट वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट आता है जीरो एंगल। जैसा कि आप नाम से ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जीरो मीन्स इफ देर इज नो अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। यानी अगर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों आर्म्स के बीच अगर कोई भी टाइप का रोटेशन नहीं है तो उसको हम जीरो एंगल कहेंगे। और मेजर ऑफ जीरो एंगल इज ऑलवेज 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल सी हियर OA ये इनिशियल आर्म लेफ्ट डायरेक्शन में और OB ये टर्मिनल आर्म ये भी सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। और यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रोटेशन, देयरफॉर सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज जीरो एंगल। नाउ नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। इफ द इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द एंगल so formed is known as straight angle. For example, see here in this diagram, OA राइट डायरेक्शन में है, OB लेफ्ट डायरेक्शन में, और इनिशियल आर्म OA है, टर्मिनल आर्म OB है। ये OA इनिशियल आर्म से स्टार्ट किया हमने और टर्मिनल आर्म OB तक पहुँचे। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज़ ऑफ मेजर 180 डिग्री। डायरेक्टेड एंगल AOB इसका मेजरमेंट क्या होगा यहाँ पर, 180 डिग्री। अब देखिए ऊपर एक डायरेक्टेड एंगल बना AOB, उसका मेजरमेंट 180 डिग्री हुआ। नीचे एक और डायरेक्टेड एंगल है, डायरेक्टेड एंगल AOB, इट इज़ आल्सो ऑफ मेजर 180 डिग्री बट इट इज़ निगेटिव। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना। मेजर ऑफ एंगल विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। तो ये जो डायरेक्टेड एंगल है AOB इसका मेजरमेंट आएगा -180 डिग्री। और ये जो ऊपर डायरेक्टेड एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AOB उसका मेजरमेंट आएगा +180 डिग्री। नेक्स्ट आता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है कब कह सकते हैं हम, एक तो उसका वर्टेक्स क्या होना, ओरिजिन पर होना, और दूसरा उसका इनिशियल आर्म जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होना। ये दो कंडीशन है। A directed angle is said to be in standard position if its vertex will be at origin and initial arm lie along x-axis. For example, see here, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए आप वर्टेक्स ओरिजिन है यहाँ पर, और ये जो रे OX है ये इनिशियल आर्म है। ये एंगल XOP इसका इनिशियल आर्म OX है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और वर्टेक्स ओरिजिन है। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म होता है XOP इसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड एंगल, या दूसरा एंगल ले सकते हैं हम XOQ, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, और इससे XOQ ये जो एंगल बना ये एंगल इसको भी हम क्या कहते हैं,
द एंगल XOQ इज आल्सो इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट आता है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अगर कोई भी एक डायरेक्टेड एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, ये हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका टर्मिनल आर्म उस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। कोई भी डायरेक्टेड एंगल किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हम तभी कह सकते हैं इफ टर्मिनल आर्म लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, यानी उसका टर्मिनल आर्म उस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो उसका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में है हम ये कहेंगे कि वो डायरेक्टेड एंगल उस क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल देखिए XOP, इसका टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर डायरेक्टेड एंगल XOP लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो टर्मिनल आर्म OQ है, XOQ इस एंगल का, तो इसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टेड एंगल XOQ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली डायरेक्टेड एंगल XOR, इसका जो टर्मिनल आर्म है, इसका टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टेड एंगल XOR लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो XOQ के लिए हम इस तरह से डायरेक्शन, हमको जब तक कि हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक वो हमारा डायरेक्टेड एंगल नहीं हुआ। डायरेक्टेड एंगल का मीनिंग क्या होता है? एन एंगल विच हैज सम डायरेक्शन, आइदर इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्टेड एंगल XOR ये एक डायरेक्टेड एंगल बना। इन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्वाड्रेंटल एंगल, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज said to be a quadrantal angle if its terminal arm lie either on x axis or on y axis। ऐसा एंगल जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में है उसका टर्मिनल आर्म हमेशा या तो x एक्सिस पर होना चाहिए या फिर ये y एक्सिस पर। फॉर एग्जांपल देखिए ये ओरिजिन है, देखिए इस डायग्राम में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने पॉइंट लिया है, यहाँ पर P है, Q, R और S। तो एंगल XOP ये डायरेक्टेड एंगल होगा जो कि क्वाड्रेंटल एंगल भी है क्योंकि इसका टर्मिनल आर्म OP जो है x एक्सिस पर है। सिमिलरली XOQ ये एक डायरेक्टेड एंगल है, XOR ये भी डायरेक्टेड एंगल, सॉरी XOQ ये क्वाड्रेंटल एंगल है, XOR ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि OR ये जो टर्मिनल आर्म है वो x एक्सिस पर है। यहाँ पर XOQ में OQ ये जो टर्मिनल आर्म है ये y एक्सिस पर है। हमने अभी देखा जिस एंगल का टर्मिनल आर्म या तो x एक्सिस पर हो या फिर y एक्सिस पर हो, ऐसे डायरेक्टेड एंगल को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। सिमिलरली POS ये भी क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि OS टर्मिनल आर्म जो कि y एक्सिस पर है। को टर्मिनल एंगल, टू और मोर डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ दे हैव सेम इनिशियल आर्म एंड सेम टर्मिनल आर्म। दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल आर्म भी सेम होना और जिनके टर्मिनल आर्म भी सेम होना, तो उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। लेकिन उनके मेजर्स डिफरेंट रहेंगे, दोनों के इनिशियल आर्म भी सेम रहेंगे, टर्मिनल आर्म भी सेम रहेंगे, लेकिन उसके जो मेजर्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल सी इन दिस डायग्राम डायरेक्टेड एंगल AOB, ये जो डायरेक्टेड एंगल AOB उसका मेजर कितना है? 30 डिग्री है। लेकिन अब इसका AOB का इनिशियल आर्म OA हो गया, टर्मिनल आर्म OB हो गया। अब एक और मैं को टर्मिनल एंगल एक और ले रहा हूँ, देखो AO और ये B, यहाँ पर फिर इनिशियल आर्म OA है, टर्मिनल आर्म OB है, लेकिन इसका मेजर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं जब वापस आ जाऊँ तो जैसा कि हमने अभी देखा वन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री,
ये देखिए डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है, प्लस ये इसका जो 30 डिग्री एंगल का जो मेजर है 360 प्लस 30 इक्वल टू 390 डिग्री का डायरेक्टेड एंगल होगा। तो ये एंगल डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी और ये डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी दोनों का नाम सेम है, लेकिन उसका मेजर्स कैसे उसके डिफरेंट है, 30 डिग्री और 390 डिग्री। तो को टर्मिनल का मीनिंग होता है, उसके नाम से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। को का मीनिंग होता है हैविंग सेम टर्मिनल्स। हैविंग सेम टर्मिनल मीन्स हैविंग सेम इनिशियल आर एंड सेम टर्मिनल आर, उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब मेजर ऑफ एन एंगल अप टू 10th स्टैंडर्ड आपने सीखा है, कोई भी एंगल को अगर मेजर करना हो तो हम अब तक 10th स्टैंडर्ड तक अभी डिग्री में मेजर करते हुए आए, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर दो तरह के मेजर्स पढ़ेंगे, एक तो डिग्री मेजर है, दूसरा रेडियन मेजर है। डिग्री में मेजर के लिए एक और नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम दूसरे वर्ड में डिग्री मेजर भी कहते हैं। देखिए जैसा कि हमने देखा वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, तो 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, यानी 60 डिग्री मीन्स 1 के 360 पार्ट हो जाएंगे। एक रोटेशन अगर हम लेंगे तो उसके 360 डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं, तो उसमें से हर पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है 360 डिग्री का, उसमें का हर पार्ट जो होता है वो हर पार्ट को हम क्या कहेंगे 1 डिग्री। उसी तरह से 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट, यानी के जो 60 पार्ट होते हैं 1 डिग्री के जो 60 अलग अलग डिफरेंट पार्ट होंगे, तो उसमें से हर पार्ट को हम क्या कहते हैं 1 मिनट। और ये जो मिनट है ये 1 के ऊपर मैंने एक और स्मॉल 1 लिखा है, इसको 1 मिनट पढ़ना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम 1 मिनट, ये इस तरह से पढ़ना है। इसको कहते हैं 1 सेकंड और इसको कहते हैं 1 डिग्री। उसी तरह से 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इक्वल टू 1, जब इसके ऊपर 2 डैश रहेंगे तो वो कहलाएगा 1 सेकंड, तो इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहाँ पर जैसा 1 मिनट में 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, यानी 1 मिनट के जो 60 पार्ट होते हैं अलग अलग, उसमें से हर पार्ट को क्या कहेंगे हम 1 सेकंड। तो ये फार्मूले हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमको यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जो मिनट है, ये जो हम घड़ी में जो मिनट यूज़ करते हैं मिनट और सेकंड, वो नहीं है। ये मैथ्स में मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट है। तो हम आगे आगे और प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये मिनट और सेकंड ये घड़ी वाला नहीं है जो हम डेली टाइम देखते वक्त में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। जो मैंने आपको बताया था एंगल को मेजर करने के 2 टाइप है, ये आपने देखा डिग्री मेजर, अब ये लास्ट आता है रेडियन मेजर। रेडियन किसको कहते हैं? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला ऐसा एंगल जिसके आर्क की लेंथ रेडियस की इक्वल है। अब जैसे यहाँ पर ये ए बी क्या है, ए बी इज द आर्क ऑफ सर्कल, और यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये क्या है, रेडियाई हैं। ओ सर्कल का सेंटर है, तो इस सर्कल के सेंटर पर डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी जो बन रहा है, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, ये जो डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी है, ये डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी का मेजर होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन कब होगा? जब इस सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल, उसका रेडियस और इस सर्कल का आर्क दोनों की लेंथ जब इक्वल हो जाएगी तो इसका मेजरमेंट होता है 1 रेडियन। 2 फार्मूला, 1 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन।
ये उसका फार्मूला है। सिमिलरली अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट दैट वी हैव टू अप्लाई और दैट वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज 1.1। तो आज के इस लेक्चर में कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट या कोई डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।